हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका यूनिट रहेगा यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, इनको कौन जारी करता है और जो मेजर या मुख्य कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बारे में बात करेंगे। फिर उनके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्ट आती है उनको वीडियो तुरंत इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो एएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इनको बात करेंगे कि इनको जारी कौन करता है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जारी करता है आईसीएआई। क्या है आईसीएआई? यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में कॉमर्स के स्टूडेंट सभी जानते हैं। और आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी जो लेखांकन मानक है उनको आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है। और अभी बात करें वर्तमान में तो अभी जो मेजर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी 29 और 29 एएस है। अब इनका वन बाय वन इनको देखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतने नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे संबंधित है। ठीक है, और इसके मेजर पॉइंट्स या की पॉइंट्स कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। पहला आपका एएस है यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फर्स्ट नंबर का आपका है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। यानी जो लेखांकन नीतियां होती है उनका फुल डिस्क्लोजर करने के लिए एएस फर्स्ट बनाया गया है। अब इसका मीनिंग देखें तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अडोप्टेड बाय एन एंटरप्राइजेज। यानी लेखांकन नीतियां वे सिद्धांत और तरीके हैं जिन्हें व्यवसाय अपने अकाउंट्स तैयार करने में अपनाता है। यानी जो व्यापार होता है या व्यापारी होता है, व्यवसाय होता है, उसके द्वारा जो लेखांकन प्रोसेस अपनाई जाती है, ठीक है, यानी उसको अकाउंट जो भी उसके लेखे हैं अकाउंट से किस प्रकार से प्रिपेयर करने हैं उसी को ही लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से ये उदाहरण है। एक तो डेप्रिसिएशन मेथड यानी जो मूल्यह्रास का तरीका है, व्यापारी द्वारा सरल रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाएगा या क्रमागत ह्रास विधि से लगाया जाएगा। इसके अलावा आपका वार्षिक भर्ती विधि से लगाया जाएगा या मशीन घंटाधर विधि से लगाया जाएगा, एक्सेट्रा जो भी विधियां हैं वो व्यापारी द्वारा पहले से तय की जाती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है, यानी स्टॉक का मूल्यांकन है। स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा? ठीक है, तो स्टॉक का मूल्यांकन रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार जो भी मूल्य कम होता है, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज लेस देन, जो भी इनमें से कम हो उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अभी देखेंगे अगर स्टॉक का जो स्टैंडर्ड होता है एएस वो 2 नंबर का होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड है, यानी आगम मान्यता सिद्धांत है, वो किस प्रकार से रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसका हिंदी वर्जन देखें तो मूल्यह्रास विधि, स्टॉक मूल्यांकन विधि है, आय मान्यता विधि है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से संबंधित एएस चल रहा है उसके मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट तो है पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड, यानी जो पॉलिसी है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी सभी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होता है। यानी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, नीतियाँ होती है, उनको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैलेंस शीट एक्सेट्रा जो भी है उनमें शो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। अब इनमें फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, मान्यताएं हैं, जिनमें एक तो आपका गोइंग कंसर्न है यानी बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी है, हर वर्ष सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। यानी जो भी नीतियां या विधियां अपनाई गई अकाउंटिंग में, जो अगर पहले वर्ष में जो अपनाई गई है वही विधि नेक्स्ट ईयर में अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर विधियों को चेंज करेंगे तो जो एक्चुअल डाटा है वो डाटा में डिस्क्रिमिनेटरी रहेगी। और लास्ट आपके एक्रूअल है, उपार्जित है, एंड इनकम या एक्सपेंसेज ओक्यूरेंस पर रिकॉर्ड होते हैं, केस बेसिस पर नहीं होते हैं। और चेंज इन पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉलिसी चेंज अलाउड इफ ओनली इफ, अगर पॉलिसी चेंज करनी है तो किन परिस्थितियों में पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है। एक तो है रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा अगर आवश्यकता हो तो ही पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा अगर आवश्यकता है तो ही इनको चेंजिंग करना चाहिए। इसके अलावा बेटर प्रेजेंटेशन नीडेड, ठीक है, अगर बगैर अच्छी प्रेजेंटेशन की आवश्यकता हो तभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। ये तो हो गया आपका एएस फर्स्ट कौन सा है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण है।
अब आपका सेकंड नंबर का एस है, कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज या स्टॉक, यानी स्टॉक का मूल्यांकन क्या है। यानी अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि AS2 किससे संबंधित है, तो स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित AS2 होता है। क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है, यानी स्टॉक का मूल्यांकन। अब इसको देखें मीनिंग, इन्वेंट्री मीन्स, इन्वेंट्री का मीनिंग देखें तो स्टॉक, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टॉक 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होता है, फिर आपका WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और लास्ट में तैयार माल या फिनिश गुड्स उसको कहा जाता है। थर्ड नंबर का होता है फिनिश गुड्स, सेकंड नंबर का वर्क इन प्रोग्रेस, और फर्स्ट होता है वो रॉ मटेरियल कच्चा माल। अब वैल्यूएशन का रूल होता है एंड इन्वेंट्री का रूल होता है लोअर ऑफ कॉस्ट अथवा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। एंड NRV जो भी इनमें से कम हो वही स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसी पर ही स्टॉक का मूल्यांकन रूढ़िवादिता परंपरा के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे स्टॉक का लागत जैसे मान के चलो 50,000 रुपये है, ठीक है, और उसका बाजार मूल्य है, बाजार वसूली मूल्य है 40,000, तो इनमें से जो भी कम है विच एवर इज लेस देन, ठीक है, 40,000 है तो स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लागत 40,000 होती है, ये 50 होता तो भी 40,000 रुपये, जो भी कम होता है उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एंड जो लागत होती है, लागत में जैसे आपने मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी में कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है या लागत है उनको इंक्लूड किया जाएगा। फर्स्ट आपकी एक तो परचेज कॉस्ट है, एक तो आप करेंगे उसकी लागत है, इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्टेज है, इसके अलावा अदर डायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उन्हीं को ही मशीनरी की लागत में इंक्लूड किया जाता है। और एक्सक्लूडेड इनमें कौन कौन सी मदें हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है मशीनरी की लागत में। तो एक तो नॉर्मल वास्टेज आपका, स्टोरेज कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, यानी प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं उनको इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपके AS फर्स्ट और AS2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट AS3 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी नकद प्रवाह विवरण। मीनिंग देखिए इसका, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान, यानी एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो यानी अंतर्गमन या बहिर्गमन होता है उसके रिगार्डिंग नकद प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। तो साल भर में जो कैश का आना जाना होता है और एक्टिविटीज कौन कौन सी क्रियाएं इसमें होती है। एक तो होती है, फर्स्ट होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, डेली बिजनेस एक्टिविटीज है। अब एग्जांपल देखें तो कैश फ्रॉम सेल्स एंड यानी विक्रय से जो नकद प्राप्त होता है, सैलरी का भुगतान किया है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की है, जैसे परचेज किया है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हुआ है। इनका एग्जांपल देखें तो मशीनरी परचेज की है, लैंड को सेल किया है। और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, यानी वित्तीय गतिविधियां हैं, उनमें आपकी कैपिटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो जाएगी। एग्जांपल जैसे इशू ऑफ शेयर, जो आपने इशू शेयर किए हैं, लोन लिया है किसी बैंक से, संस्था से, एक्सेट्रा जो भी है वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं AS4 की। 3 AS कंप्लीट हो चुके हैं, आपका AS नंबर 4 है, यानी कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी आकस्मिकताएं एवं बैलेंस शीट डेट के बाद की घटनाएं जो होती है वो AS4 में होती है। मीनिंग देखिए तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स अफेक्टिंग बिजनेस, यानी भविष्य की जो अनिश्चित घटनाएं होती है वो आपकी AS4 के अंतर्गत आती है। किस में आती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आती है। अब कौन कौन सी भविष्य की अनिश्चित घटनाएं हैं, अनसर्टेन कंटिजेंसी कौन कौन सी है, इसका एग्जाम्पल देखें। एक तो हो गया आपको कोर्ट केसेज है, कोर्ट केसेज भविष्य की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट केसेज है, क्लेम है, दावे हैं, इसके अलावा फाइल लॉसेज है। आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स है, ठीक है, यानी आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स होते हैं ये। और बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन फाइनलाइजेशन से पहले, यानी इनको अंतिम रूप देने से पहले होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है वो। एक तो एग्जांपल हो गया आपका, एक तो कस्टमर बैंक की करप्सी है, इसका मेजर लॉसेज है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो इसमें इंक्लूड की जाती है AS4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका AS5 है, एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है, यानी अवधि का लाभ या हानि है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं। एक तो हो गया आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लॉसेज है। इसके अलावा पीरियड आइटम्स है, जैसे प्रीवियस ईयर मिस्टेक फाउंड दिस ईयर, यानी पिछले वर्ष में अगर कोई मिस्टेक प्राप्त की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, जैसे एबनॉर्मल रेयर इवेंट्स है, यानी सामान्य रेयर केसेज में जो घटनाएं घटित होती है, जैसे आपका अर्थक्वेक, भूकंप से कोई लॉसेज हो जाता है। इसके अलावा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे इफ मेथड चेंज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, अगर किसी प्रकार से लेखांकन गतिविधियों में यानी लेखांकन नीतियों पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग किया जाता है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका AS6 बहुत ही महत्वपूर्ण AS आपका इंपोर्टेंट AS है, ध्यान रखना आपको।
यानी AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो डेप्रिसिएशन से संबंधित है। किससे है? डेप्रिसिएशन से संबंधित आपका AS6 होता है, मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखें तो डेप्रिसिएशन का पहले मीनिंग देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू, अब यानी जो फिक्स्ड असेट्स होती है आपकी स्थायी संपत्ति होती है उसके मूल्य में कमी आती है, यह रिडक्शन होता है। किस कारण से होता है? एक तो यूज उपयोग करने से, लगातार उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक मशीन का जो जीवन काल है वो जल्दी खत्म होगा। वियर एंड टीयर यानी घिसावट होने पर, या पैसेज और टाइम या समय के गुजरने पर, या ऑब्सोलेंसेज है, पुराना पर मशीन पुरानी हो जाती है या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इस कारण से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब किन किन पे लगाया जाता है डेप्रिसिएशन? आपका मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन पर आपका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, यानी स्थायी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, अस्थायी पर नहीं लगाया जाता है। और एक इसमें अपवाद होता है स्थायी संपत्तियों में, जो आपकी लैंड होती है, भूमि होती है, भूमि पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। और चेंज इन मेथड है, यदि डेप्रिसिएशन मेथड बदला जाए तो उसका डिस्क्लोज का आवश्यक होता है। अगर डेप्रिसिएशन पहले आपने सरल रेखा पद्धति से लगा रहे हैं, बाद में नेक्स्ट ईयर में आप क्रमागत रेखा विधि से, क्रमागत विधि से लगा रहे हैं, ठीक है, अगर ये पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी AS7 आपका, AS7 कहता है निर्माण अनुबंध से संबंधित होता है, यानी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 निर्माण अनुबंध के रिगार्डिंग होता है। इसका मीनिंग देखें तो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन वर्क के कॉन्ट्रैक्ट जैसे, एंड लॉन्ग टर्म के जो कंस्ट्रक्शन कार्य किए जाते हैं, जैसे आपका ब्रिज बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, बांध या डैम बनाना हो, तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन निर्माण किया जाता है वो निर्माण अनुबंध AS7 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ये आगम मान्यता का आधार पर आधारित होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड ऑन, कौन कौन सा होता है इसमें, यानी आगम मान्यता कैसे होती है वो देखते हैं। यानी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है, काम जितना पूरा प्रॉफिट उतना रिकग्नाइज होगा, जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। जैसे आपने 60% कार्य कंप्लीट किया है तो 60% रेवेन्यू आपको रिकग्नाइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट AS आपका AS8 आपका महत्वपूर्ण है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान एवं विकास लेखांकन के लिए है। AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो इसका मीनिंग देखें तो रिसर्च यानी खोज, डेवलपमेंट या सुधार उपयोग। एग्जाम्पल देखें, न्यू प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना हो, या किसी की खोज करना हो या आविष्कार करना हो। और जैसे रिसर्च कॉस्ट है यूजुअली एक्सपेंसेस इन P&L, यानी जो भी रिसर्च पर जो भी लागत आती है उसको यूजुअली P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करें, यानी विकास की जो लागत आती है उस वो एक तरह से कैपिटल खर्चा होता है। तो मे बी कैपिटलाइज्ड इफ फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड, अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है AS आपका, ये भी महत्वपूर्ण, AS आपका AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी राजस्व मान्यता है। मीनिंग देखें इसका तो रेवेन्यू मीन्स इनकम अराइजिंग फ्रॉम, यानी रेवेन्यू का मतलब होता है कि इनकम प्राप्त होती है, किससे होती है? एक तो सेल ऑफ गुड्स से, माल को विक्रय पर एक तरह से रेवेन्यू प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, विक्रय यानी जो सर्विस है उसको प्रदान करने पर जो पैसा प्राप्त होता है वो एक तरह रेवेन्यू होती है। ब्याज प्राप्त किया, रॉयल्टी प्राप्त की, डिविडेंड यानी लाभ प्राप्त किया, एक्सेट्रा जो भी है, इनसे अगर जो भी पैसा प्राप्त होता है एक तरह से व्यापार के लिए रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट है रिकग्नाइजेशन रूल, कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन वहन, यानी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर्ड एंड अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो सेल कंप्लीटेड, विक्रय कंप्लीट होने पर, एक सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस को देने पर, एक इंटरेस्ट प्राप्त होने पर, जो भी है ये एक तरीके से रेवेन्यू होती है। नेक्स्ट AS आपका यानी AS10, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स असेट्स, यानी स्थायी परिसंपत्तियों के रिगार्डिंग ये होता है। स्थायी संपत्तियों के रिगार्डिंग जो AS होता है आपका AS10 होता है। असेट्स यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, यानी बिजनेस का डे बाई डे का संचालन या ऑपरेटिंग करने हेतु असेट्स की आवश्यकता होती है। तो स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती है? एक तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, जो भी है स्थायी संपत्तियां आती है। नेक्स्ट है कॉस्ट इंक्लूड होती है। अब इनमें कॉस्ट इंक्लूड लागत को माने ये परचेज प्राइजेज है, इंपोर्ट ड्यूटी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, यानी मशीनरी में जो भी लागत आएगी उसको परचेज करने की इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो लगा है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज जितने भी हुए हैं वो मशीन की लागत में इंक्लूड किए जाते हैं। और ऐसी कौन सी लागत है जो मशीन की लागत में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी एक्सक्लूड है? एक तो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है, यानी सामान्य जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं वो मशीनरी की लागत में इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके स्थायी संपत्ति की लागत में इंक्लूड नहीं होते। एक नेक्स्ट है अब नॉर्मल लॉसेज है, यानी असामान्य जो हानियां हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टार्टअप लॉसेज है, यानी जो प्रारंभिक जो स्टार्टअप किया जाता है, जो प्रारंभिक हानियां होती है वो सामान्यतः इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है।
ठीक है। और रिवोल्यूशन देखिए इसका, असेट्स वैल्यू में बी इंक्रीज या डिक्रीज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, यानी पुस्तक मूल्य होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका क्या होता है असेट्स कॉस्ट का, तो परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज असेट्स कॉस्ट आ जाएगी, यानी परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो भी है इनको इंक्लूड कर देंगे तो स्थायी संपत्ति की लागत आ जाएगी। आपके एएस 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका एएस 11 कौन सा है, एएस 11। तो एएस आपको अच्छी तरह से याद ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जितने भी जो भी आपके 29 एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनको देखेंगे कि ये इनको कब से इशू या कब से जारी किया गया है और समय समय पर इनमें कब चेंजिंग या परिवर्तन किए गए हैं, और ऐसे कौन कौन से एएस है जिनको डिलीटेड कर दिया गया है। एएस 11 देखते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, यानी विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव है। यानी जो विदेशी विनिमय कई कंपनियां होती है जो अपना व्यापार है विदेशी मुद्रा में करती है, जैसे डॉलर में करेगी, यूरो में करेगी, एक्सेट्रा जो भी विदेशी मुद्राएं होती है उनमें व्यापार करती है। अब जो अपना जो हिंदुस्तान में रुपया चलता है तो रुपया की अपेक्षा डॉलर का मूल्य ज़्यादा होता है, यूरो का ज़्यादा रहता है। अब इनमें दरों में चेंजिंग आता रहता है, ठीक है। तो जो दरें होती है उनमें किस प्रकार चेंजिंग किया जाता है उसके रिगार्डिंग एएस 11 आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। यानी 11 एएस आपका विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के संबंधित है। मीनिंग देखें तो जब बिजनेस एंड व्हेन बिजनेस फॉरेन करेंसी यूएसडी एंड डॉलर यूरो एक्सेट्रा में ट्रांजेक्शन करता है तो एक्सचेंज रेट चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एएस 11 में होता है। अब एग्जाम्पल कौन कौन से है, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी माल का आयात किया है या माल का निर्यात किया है या विदेशों से लोन ली है, तो इस संबंध में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो विदेशी मुद्रा में होंगे। अब इसके मुख्य बिंदु देखते हैं, इनिशियल रिकग्नाइजेशन देखें, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट एक्सचेंज रेट ऑन द ट्रांजेक्शन डेट, यानी जैसे आपने 31 एग्जाम्पल को देख रहे हैं 31 मार्च 2026 को इंपोर्ट किया है, विदेश से कोई भी वस्तु परचेज की है किसी व्यापारी द्वारा, ठीक है। तो उस समय जो उस जैसे यूएसडी है, जैसे आपका डॉलर है, तो डॉलर के उस समय जैसे मान के चलो अभी 86 रेट है 1 रुपया की, तो अगर उस समय 84 रुपया थी 1 रुपये का डॉलर, तो 84 पर भी उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। एंड लास्ट जिस दिन ट्रांजेक्शन किया आपने उसी दिन जो विदेशी मुद्रा का मूल्य है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेन देन ट्रांजेक्शन डेट की रेट पर रिकॉर्ड होगा, एंड जो ट्रांजेक्शन होगा जो ट्रांजेक्शन डेट है उसकी रेट पर रिकॉर्ड होगा। और ईयर एंड ट्रीटमेंट है, यानी मॉनेटरी आइटम्स जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, लोन्स है, क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट होंगे। यानी अब ये ध्यान रखना आपको, यानी जो भी आपके डेटर्स है व्यापार में, जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी लोन है, वो जैसे अकाउंट जिस तारीख क्लोज होंगे उसी दिन जो रेट होगी विदेशी मुद्रा की उसी पर कन्वर्ट होंगे। एक्सचेंज डिफरेंस है, अगर प्रॉफिट है तो गेन होगा, लॉसेज एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एएस 12 की। एएस 12 आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी सरकारी अनुदान लेखांकन है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से ग्रांट या सहायता रिलीफ दी जाती है, तो उसके संबंध में जो गवर्नमेंट द्वारा प्रावधान बना रखे हैं कौन कौन से हैं। मीनिंग देखें तो गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट बिजनेस को जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता दी जाती है उसके लिए ये आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स बनाया गया है, यानी एएस 12। अब कौन कौन सी सहायता दी जाती है, एक तो दी जाती है सब्सिडी, एक इसके अलावा नगद ग्रांट दिया जाता है, टैक्स से कंसेशन टैक्स में छूट दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा जो भी ग्रांट दी जाती है। अब ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस एग्जिट्स कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, यानी कंडीशन का फुलफिल करेंगे तो ही आपको गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट दिया जाएगा, द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब इसमें देखें तो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू होता है वो पीएनएल में जाता है क्योंकि तरह से शेयर होता है, प्रॉफिट होता है। और कैपिटल ग्रांट असेट कोड से रिलेटेड होता है, एंड जो कैपिटल ग्रांट होता है यानी पूंजीगत जो भी सहायता होती है स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका एएस 13 कौन सा, एएस 13 को देखें तो एएस 13 है आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश लेखांकन से संबंधित एएस 13 है या 13 है। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फ्यूचर इनकम या बेनिफिट्स के लिए पैसा लगाना, यानी जो फ्यूचर की जो इनकम होती है, बेनिफिट से गेन होते हैं, उसके लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है, एक तो शेयरों में किया जाता है, एक डिवेंचर्स में किया जाता है, बॉन्ड्स में किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यानी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उनमें विनियोग करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका एएस 14 एंड एएस 14 है। एएस 14 में बता रखा है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, यानी विलय लेखांकन क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि एएस 14 किससे संबंधित है, किससे रिगार्डिंग है, तो आपको उत्तर देना है कि अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन यानी विलय लेखांकन से संबंधित एएस 14 आईसीआई द्वारा बनाया गया है। यानी विलय क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनी आपस में जो मिल जाती है उसी को विलय कहा जाता है, मर्ज कहा जाता है। टू और मोर कंपनीज कंबाइन इनटू वन, यानी दो या अधिक कंपनियों का एक होना ही विलय कहलाता है। टाइप्स देखें
तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नेक्स्ट है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड। नेक्स्ट आपका एस है, एस 15 है, यानी कर्मचारी से संबंधित है, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। क्या एस 15 कर्मचारी से संबंधित है, कर्मचारी लाभों से संबंधित है। तो बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर, यानी जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जो बेनिफिट्स या लाभ दिए जाते हैं उससे संबंधित है। अब कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को? फर्स्ट तो दिया जाता है कर्मचारियों को अगर काम के बदले सैलरी देंगे और वो फिर बोनस देंगे फेस्टिवल्स पर, इसके अलावा रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी मिलेगी। नेक्स्ट है लीव एनकेसमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ मिलेगा। अब इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, अब इनको देखते हैं। एक तो होता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होता है, यानी जो विद इन 12 मंथ्स के अंतर्गत यानी 1 वर्ष के भीतर जो बेनिफिट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कहलाते हैं। इनका एग्जांपल देखिए तो सैलरी है, जैसे बोनस है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, यानी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में जो भी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सहायता दी जाती है वो कौन कौन सी है। एक तो आपको पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, कर्मचारी के रिटायरमेंट होने पर पेंशन दी जाती है और इसके अलावा ग्रेजुटी दी जाती है। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो या दीर्घकालीन बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। एक तो लॉन्ग लीव हो गया, यानी जो छुट्टियों के बदले जो अवकाश मिलता है, पैसा मिलता है, वो हो गया। और इस नेक्स्ट है टर्मिनेशन बेनिफिट्स, अगर किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या निलंबित कर दिया जाता है तो उस संबंध में कर्मचारी को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। वन एम्प्लॉय टर्मिनेशन, अब कौन कौन सा कंपनसेशन मिलता है, यानी अगर पहले ही सेवा से उसको अगर उसको टर्मिनेट हटा दिया जाता है तो उसको एक निश्चित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है। ठीक है, एस 15 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एस देखते हैं आपका एस 16, एस 16 है। एस 16 है आपका बोरोइंग कॉस्ट से संबंधित, किससे है? उधारी लागत से। ठीक है, यानी व्यापार द्वारा जो उधार लिया जाता है, उधार आपका लोन भी हो सकता है या कोई संपत्ति मॉर्गेज भी हो सकती है, तो उधारी लागत है वो एस 16 में शामिल किया गया है। तो बोरोइंग कॉस्ट मीन लोन लेने पर होने वाला जो खर्चा होता है वो बोरोइंग कॉस्ट कहलाता है। इसका उदाहरण देखें तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी जो बैंक से लोन लिया गया है उस पर जो ब्याज दिया गया है वो एक तरह से एक्सपेंसेज है। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग चार्जेज है, लोन का जो प्रोसेसिंग चार्जेज है, फाइनेंस चार्जेज है। और इसके जो मुख्य बिंदु है, यदि लोन किसी क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लिया गया है तो बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, यानी अगर कोई क्वालिफाइड एसेट्स है, अगर उसके लिए कोई लोन लिया गया है तो जो बोरोइंग कॉस्ट होती है उसको कैपिटलाइज किया जाता है। अब क्वालिफाइंग एसेट्स देखें तो एससी एसेट जिसे रेडी होने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है। ठीक है, यानी उसको एक निश्चित समय लगता है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्वालिफाइंग एसेट्स होती है, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, लार्ज मशीनरी हो गई, पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है, बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको बनाने में समय लगता है, उसको क्वालिफाइंग एसेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एस है एस 17, कौन सा हो गया? एस 17 यह है आपका खंड रिपोर्टिंग, यानी सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित है। किससे है? सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित आपका एस 17 है। मीनिंग देखिए इसका, बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स यानी सेगमेंट्स की सेपरेट रिपोर्टिंग की जाती है। जिस कंपनी के बारे में देखें तो टेक्सटाइल डिवीजन है, सीमेंट डिवीजन है, आईटी डिवीजन है। ठीक है, एक ही कंपनी में। और टाइप्स ऑफ सेगमेंट देखें तो बिजनेस सेगमेंट है, इसमें आपका डिफरेंट प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, जियोग्राफिकल सेगमेंट है, यानी भौगोलिक जो विविधता है, डिफरेंस लोकेशन या कंट्रीज है। तो इस प्रकार के सेगमेंट है वो एएस 17 में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट एएस आपका एएस 18, यानी संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, यानी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। क्या है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से संबंधित एएस आपका 18 नंबर का है। तो रिलेटेड पार्टीज ऐसे लोग या संस्थाएं जिनका बिजनेस पर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, यानी ऐसे लोग या संस्थाएं जिनका बिजनेस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल हो। जैसे एक तो हो गया आपका होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी पर कंट्रोल रखती है। सब्सिडरी कंपनी हो गई, डायरेक्टर हो गया, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। और फिर इसकी रिक्वायरमेंट आप देखें तो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी डिस्क्लोज, यानी जो भी रिलेटेड पार्टी है अगर उससे कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, जैसे डायरेक्टर है, आपके रिलेटिव है, एक्सेट्रा, जो भी उस व्यापार से संबंधित लोग होते हैं, उनसे जो भी लेन देन किया जाता है तो उसको खातों में फुल डिस्क्लोज करना चाहिए, प्रकटीकरण करना चाहिए, उसको उस तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए। जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, लोन दिया गया है या किराया दिया गया है इन व्यक्तियों को, तो इनको खातों में डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका एस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस प्रकार के एस की। तो एस 19 से आपका पट्टा लेखांकन संबंधित, किससे है? जो पट्टे से संबंधित जो लेखांकन किया जाता है वो एस
19 में है। इसमें AS-19 यानी पट्टा लेखांकन। मीनिंग देखें तो असेट्स यूज करने का अधिकार, ओनरशिप नहीं। यानी एक तरीके से जैसे पट्टा, उसी पट्टे का मतलब ये होता है कि जो भी जैसे आपके पास मशीनरी है, जैसे कोई बिल्डिंग है, मकान है, कोई कंपनी किराए के रूम में उस मकान को लेना चाहती है, ठीक है, तो एक तरीके से एक निश्चित अवधि के लिए पट्टा ले लेती है, जैसे 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ले लेती है, अपनी आवश्यकता या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो 20 वर्ष तक अगर वो पट्टा ले लेती है, किराए देती है, तो उसमें सिर्फ वो पट्टा लीज मिलता है उसको, जो भी उसकी बिल्डिंग है उसके ओनरशिप या स्वामित्व उसको नहीं मिलता है। वो स्वामित्व जो असली मालिक होता है उसी के पास में रहता है। जैसे पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है तो स्वामित्व मेन जो मालिक होता है उसी के पास चला जाता है। बस हालांकि स्वामित्व पहले वाले के पास ही रहता है, उसके जो भी पट्टाधारी व्यक्ति है उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइबिलिटी, सॉरी, कोई ओनरशिप नहीं रहती है। जैसे मशीन किराए पे ली है, अब इसको टाइप्स देखें तो फाइनेंस लीज है, जैसे ऑलमोस्ट ओनरशिप ट्रांसफर है। एंड फाइनेंस लीज अगर ली जाती है तो ओनरशिप लगभग से ट्रांसफर हो जाती है। इसमें तो ऑपरेटिंग लीज ली जाती है, तो टेम्परेरी यूज के लिए ली जाती है। नेक्स्ट आपका AS-20, ये भी इंपॉर्टेंट AS है। एंड EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी प्रत्येक शेयर पर कितना गेन प्राप्त हो रहा है उसके लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए प्रति शेयर आई के लिए ये AS बनाया गया है। तो 1 शेयर पर कितनी अर्निंग हुई है, यानी प्रति शेयर पर कितनी अर्निंग हुई है। तो इसका फॉर्मूला देखिए तो EPS है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखें बेसिक EPS है, नॉर्मल EPS कैलकुलेशन करेंगे, डिल्यूटेड EPS है, फ्यूचर डिल्यूशन इफेक्ट कंसिडर करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट AS है AS-21। कौन सा है AS-21, यानी आपके AS 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक AS को अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट AS-21 स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरे AS को। नेक्स्ट आपका समेकित वित्तीय विवरण। कौन सा है, समेकित AS-21, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा है, समेकित वित्तीय विवरण। जब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ, कौन सी है, यानी होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है मुख्य कंपनी। जब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी के साथ कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो 3 कंपनियां XYZ, तो X होल्डिंग कंपनी होगी, Y और Z इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। तो जो भी तीनों कंपनियां हैं, यानी Y और Z का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो X कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, और जो समेकित वित्तीय विवरण सरकार को प्रस्तुत करना होगा। जैसे पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी, यानी 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। अब मेन पॉइंट्स देखे तो असेट्स इनकी कंबाइंड होगी, लायबिलिटीज कंबाइंड होगी, इनकम कंबाइंड होगी, एक्सपेंसेस कंबाइंड होंगे। एक ग्रुप को एक बिजनेस की तरह दिखाया जाता है, जो ग्रुप होता है उसको एक तरह से कंबाइंड बिजनेस के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका AS-22। कौन सा है, AS-22 है, यानी अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यानी आयकर लेखांकन है। कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण है। AS-22 आपका आयकर लेखांकन, इनकम टैक्स अकाउंटिंग है, आयकर लेखांकन, ठीक है। ये विशेष है, ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है कि AS-22 किससे संबंधित है या आयकर लेखांकन का कौन सा AS है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस होने पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। एक तो टाइप्स और डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं इसमें पहले देखते हैं। एक तो हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस है, तो परमानेंट यानी स्थायी जो भिन्नता होती है वो होती है जो फ्यूचर में रिवर्स नहीं होता हो, जैसे पेनल्टी है, ठीक है, पेनल्टी एक बार लगे तो वापसी रिकॉल नहीं होती है। दूसरा आपका टाइमिंग डिफरेंस है, जो फ्यूचर में रिवर्स होता है, ठीक है, जैसे डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड है, अगर इनमें चेंजिंग किया जा सकता है। डेफर्ड टैक्सेज है, यानी आस्थगित जो आपका टैक्स है। टाइमिंग डिफरेंस के कारण फ्यूचर टैक्स इफेक्ट होता है, ठीक है। अब तो इनकी फुल फॉर्म देखिए, DTA की, DTL की। तो DTA की फुल फॉर्म होती है डेफर्ड टैक्स असेट्स होता है, और DTL की होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, यानी सहयोगी संस्थाओं में निवेश, यानी जो भी जबकि जो सहयोगी कंपनीज होती है उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एसोसिएट जो कंपनीज होती है, ऐसी कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो बट कंट्रोल नहीं हो। जनरली 20% वोटिंग पावर या मोर, यानी 20% या इससे अधिक जो वोटिंग करने का पावर होता है वो एक तरीके से आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका AS-24। कौन सा है, AS-24, यानी डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, यानी बंद की जाने वाली गतिविधियां। कौन सी है, AS-4 में बंद की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित लेखांकन किया जाता है। मीनिंग है बिजनेस का कोई मेजर पार्ट बंद किया जा रहा हो, यानी मेजर यानी मुख्य
पार्ट है या भाग है उसको बंद किया जा रहा हो, जैसे वन डिवीजन शट डाउन यानी कि एक भाग को बंद कर दिया जा रहा हो। और रिक्वायरमेंट की होती है इसकी सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, यानी इनको सेपरेट रूप से डिस्क्लोज करना जरूरी होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका AS 25, AS 25 यानी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि सामान्यतः जो भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर एंडेड होने के बाद में तैयार किए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च का एंड हो जाता है, ठीक है, तो 31 मार्च के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। लेकिन कभी कभार इंटरिम रूप से क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ठीक है, मंथली रूप से बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसी को अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो ईयर एंड से पहले पीरियोडिक रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, उसी को अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करना, हाफ ईयरली रिपोर्ट तैयार करना इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, बैलेंस शीट शामिल की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस तैयार किया जाता है, कैश फ्लो तैयार किया जाता है, इसके अलावा नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका AS 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित। नेक्स्ट बात करें AS 26 से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। AS 26 से आपकी अमूर्त संपत्ति से संबंधित है। किससे है? AS 26 अमूर्त संपत्तियां यानी इंटेंजिबल असेट्स, अमूर्त संपत्तियां। तो इसका मीनिंग देखें तो ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल एक्सटेंस नहीं होता है, यानी इनका एक तरह से भौतिक रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट देती है। जैसे एक इंटेलिजेबल असेट्स, एक तरीके से सादा भाषा में बोले तो जिनको आंखों से देखा व छुआ नहीं जा सकता, वही अदृश्य या इंटेलिजेबल असेट्स होती है। अब कौन कौन सी होती है? एक हो गया आपका गुडविल हो गया यानी ख्याति हो गया, एक पेटेंट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ब्रांड नेम हो गया। इस प्रकार की जो असेट्स होती है वो एक तरीके से आपकी इंटेंजिबल यानी अदृश्य अमूर्त संपत्तियां होती है। रिकॉग्नाइजेशन कंडीशन कौन कौन सी होती है इसमें? तो असेट्स रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एग्जांपल देखिए इनका, तो पेटेंट परचेड बराबर इंटेंजिबल असेट्स होती है, अगर पेटेंट परचेड किया तो एक तरह से आपकी इंटेंजिबल असेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट एस आपका AS 27 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग। यानी जो संयुक्त उपक्रम होते हैं, जॉइंट वेंचर व्यापार होता है, उनमें जो हित की जो वित्तीय रिपोर्टिंग होती है, टू और मोर पार्टीज टुगेदर बिजनेस चलाते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर व्यापार चलाते हैं तो एक तरह से जॉइंट वेंचर होता है। A लिमिटेड प्लस B लिमिटेड स्टार्ट वन प्रोजेक्ट टुगेदर। अब इस टाइप्स देखे तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, कॉमन ऑपरेशंस। नेक्स्ट जॉइंटली कंट्रोल असेट्स, कॉमन असेट्स है। नेक्स्ट जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इनकी ये विशेषताएं होती है। नेक्स्ट एस है फ्रेंड्स आपका 28, ये भी महत्वपूर्ण आपका एस है। कौन सा है? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एंड परिसंपत्तियों का ह्रास। क्या है? संपत्तियों का ह्रास है। मीनिंग है जब असेट्स की रिक्वेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए तो वो एक तरह संपत्तियों का ह्रास कहलाता है। यानी इसको समझा रखा है एग्जाम्पल के माध्यम से, रिक्वेबल अमाउंट लेस देन कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिक्वेबल अमाउंट से, तो एक तरीके से परिसंपत्ति का ह्रास हो जाएगा। देन क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस से रिकॉग्नाइज कर देंगे। लास्ट आपका एस है आज का एस 29। कितना है? एस 29 है। 29 संबंधित आपका प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स से संबंधित है, यानी प्रावधान संभावित दायित्व संभावित परिसंपत्तियों से संबंधित है। ठीक है, अब प्रोविजन को देखेंगे पहले। प्रोविजन का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस प्रोबेबल आउटफ्लो प्लस रिलायबल एस्टिमेटेड। एग्जाम्पल देखिए प्रावधान में जैसे वारंटी प्रोविजन है, कौन सा है? वारंटी के लिए प्रावधान बना रखा है। और इसके अलावा आपका कंटीजेंट लायबिलिटी देखें यानी संदिग्ध दायित्व देखें। संदिग्ध दायित्व का मतलब होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट, यानी भविष्य की घटना के ऊपर डिपेंड करता है ये कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन कौन से एग्जाम्पल इसके? एक तो आपका कोर्ट केसेस पेंडिंग है। ठीक है, और कंटीजेंट असेट्स के बारे में बात करें तो पॉसिबल फ्यूचर असेट्स यानी भविष्य की संपत्तियां हैं। एग्जाम्पल देखिए तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अब भविष्य में कोई घटना घटित होगी तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा। और इसके मुख्य रोल कौन कौन से होते हैं? प्रोविजन रिकॉग्नाइज देखें तो कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज ओनली। अब ये महत्वपूर्ण आपका, यानी जो संदिग्ध दायित्व होता है क्या होता है, ये ध्यान रखना आपको। यानी संदिग्ध दायित्व यानी प्रकटीकरण परंपरा के अकॉर्डिंग संदिग्ध दायित्वों को किसमें? बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको डिस्क्लोज किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी संदिग्ध दायित्वों को डिस्क्लोज किया जाएगा
जबकि जो आपकी जो संदिग्ध संपत्तियां हैं यानी कंटीजेंट असेट्स है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस वीडियो के माध्यम से जेविनल जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग ये कोर्स चलाया जा रहा है। कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी इंटरेस्ट है या इच्छुक साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब ज्वाइन करें। और साथ में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जाएगी, साथ में बायलैंग्वेज एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप देरी ना करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपके 29 मुख्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनका जो इशू डेट है वो बात करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एएस है जिनमें अभी अमेंडमेंट किया गया है, कब किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपका AS 1 से लेकर 29 तक कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।